यारे बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को लगाते चलिएगा और इस क्लास में जितने भी प्रश्न अलग से बताएंगे सारे प्रश्नों को एकदम ध्यान में रखिएगा। ओके जी, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है। मानो अगर आपके सामने मैं बोला हूं कि 35 ऑब्जेक्टिव लाया हूं तो अलग से जितना भी बताएंगे मानो 100 से ऊपर हो जाएगा। बस आप क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखना और सभी प्रश्नों को एकदम दिमाग में फिट करते चलना। देखो पहला नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। देखो अच्छे से बताओ, आंसर को लगाते चलो चैट सेक्शन में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है? तो सर सिंपल सा आंसर है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। बच्चों इसके अलग से क्या याद रखना है आपको, एग्जाम में आता है, क्या आता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है? तो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 जूल होता है। बच्चों अगर आपके सामने ये आ जाए कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होगा, तो आप याद रखोगे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 13 जूल होता है, ये याद रखना। और अगर पूछे 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बच्चों गीजा नहीं है, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आए तो तब क्या लगाओगे? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 10 जूल होता है। बस इतना को याद रखना है बच्चों। अगर आपसे ये पूछे कि किलोवाट घंटा जो है ये किसकी इकाई है? बच्चों किलोवाट घंटा के द्वारा ये भी ऊर्जा की ही इकाई है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? बच्चों ऊर्जा की इकाई है। तो एक चीज और भी यहाँ पे आप याद रख सकते हो। क्या याद रखेंगे बच्चों? 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, ये जल्दी से बताओ। तो सर ये होता है 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा? 3.6 गुणा 10 पर पावर 6 जूल होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है तो आपको भूलना नहीं है। और ये हमने ऊपर बता दिया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 पर पावर माइनस का 19 जूल होता है। देखो अगर यहाँ पे कूलम लगा हुआ हो तो वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। बच्चों इतना तो समझाना नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि आप लोग 12th के स्टूडेंट हो। तो अभी का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आप डी लगाओगे। ओके, बिल्कुल समझ समझ के, जिससे कि एग्जाम में इससे रिलेटेड आ रहा है तो आप गलत नहीं करोगे बच्चों। ओके चलो अगला बता दो। दूसरा नंबर सवाल, मात्र 35 ऑब्जेक्टिव करेंगे लेकिन इससे रिलेटेड प्रश्नों को करते चलेंगे। देखो दूसरा नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है? बच्चों अगर आप हमारे क्लास को शुरू से देखते आ रहे हो तो आपको इसका ट्रिक तो पता होगा। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कि इसका ट्रिक हमने क्या बताया था। हमने सर बताया था बीबी रोए जीबी। क्या बताए थे बच्चों? बीबी रोए और कौन सा? जीबी बताए थे सर, यही बताए थे ना। तो इसके लिए हमने क्या बताया था? 0 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा, यही तो बताया था ना। यानी कि देखो ये ब्लैक होता है, ये ब्राउन होता है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है और ये ग्रीन है और ये ब्लू है। तो अब बताओ पहला वाला कौन सा है? तो ब्लैक है और दूसरा वाला ब्राउन है। बस इतना को याद रख लो, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन और ब्लू। तो आपसे पूछा गया रेड वाला लाल वाला। बच्चों लाल के सीधा में क्या है? 2 है सर, और 2 वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अच्छा जल्दी से बता दो ग्रीन के लिए कितना होता? कमेंट करो एक बार जल्दी से, ग्रीन के लिए कितना होता? सर ग्रीन इसमें एक ही तो है, 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। ओके तो इसी प्रकार से ब्लू का 6 याद रखना है। तो बस ट्रिक अपना लो ना, बीबी रोए जीबी, बीबी रोए जीबी। हमारे साथ 2-4 बार बोलो, क्या बोलोगे? बीबी रोए जीबी बोल रहे हो ना बच्चा पार्टी, बोलते चलो। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखो एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे। देखो प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका मात्रक फैराड होता
होता है। अब जल्दी से आप कमेंट करके बता दो कि निम्नलिखित में कौन सा है जिसका मात्रक फैराड होगा। तो सर आपने ये बता चुका है कि प्रतिरोध का मात्रक तो हम ओम लगाते आए हैं। क्या लगाते आए हो बच्चों? ओम लगाते आए हो। विद्युत क्षेत्र का क्या लगाते हो बच्चों? न्यूटन प्रति कूलम लगाते हो या फिर वोल्ट प्रति मीटर लगाते हो, यही दो लगाते हो। विभव का क्या लगाते हो सर? विभव का या फिर हम वोल्ट लगाते हैं या फिर जूल प्रति कूलम लगाते हैं। तो बच्चा कौन सा? फैराड वाला सर। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड हो जाता है। इसके लिए देखो धारिता को हम लोग ऐसे सी के द्वारा दर्शाते हैं। हमारे साथ बिल्कुल क्लास को ध्यान से देखोगे तो बच्चों रिलेटेड प्रश्न नहीं आएगा। देखो एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेगा मैं बता दूं क्या? सर आप जो अलग से बता दे रहे हो कैसे पूछेगा आपसे? एग्जाम में पूछेगा विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है, तो न्यूटन प्रति कूलम बताए ना। देखो वोल्ट प्रति मीटर बताए ना। दोनों मात्रक रहेगा तो उपरोक्त दोनों लगाओगे ना आप लोग। विद्युत विभव का पूछेगा तो वोल्ट लगा के आओगे कि नहीं बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और हाँ, क्लास को लाइक अभी तक नहीं किए, ये तो गलत बात है भैया जी, बहुत गलत बात है। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक भी करते चलिएगा। ओके, ये वाला बात हो गया सर। अब देखो विद्युत धारिता को हम सी के द्वारा अगर दर्शाते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है Q बटा में V होता है। क्या होता है? Q बटा में भी ये हो जाता है। तो अगर आप ये करते हो सर, क्या करते हैं, ये हमारा Q है मतलब आवेश होगा तो कूलम ले लेते हैं, और ये वोल्ट है तो ये वोल्ट रहने दो। ओके, तो यानी कि अगर ये धारिता है तो धारिता का मात्रक हमने फैराड कहा, और फैराड धारिता का सबसे बड़ा मात्रक है। इसलिए व्यवहार में हम लोग क्या करते हैं? व्यवहार में हम लोग माइक्रो फैराड का यूज करते हैं, पिको फैराड का यूज करते हैं। तो ये भी याद रखना, माइक्रो फैराड और पिको फैराड भी धारिता का ही मात्रक है। ओके, अगर आप यहां से करते हो, मतलब मैं ग्राफिंग करते जा रहा हूं, बस आप याद करते चलो, हमारे बातों को समझो। अब देखो ये कूलम प्रति वोल्ट आप ऐसे करके इसे लिख सकते हो। अगर आप इधर 1 लगा दो और ये कर दो तो 1 फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट होता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ये भी रट लो, ये भी रट लो, और साथ में ये दोनों तो याद रखो। देखो कितना प्रश्न बन गया, ये भी बता दिए न्यूटन प्रति कूलम वाला, ये भी बता दिए और सारा बता दिए। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। डेली क्लास का टाइम मैं बता देता हूं। अब डेली क्लास का 2 टाइम होगा। डेली बच्चों आप जुड़ोगे। डेली क्लास जो है शाम के 7 बजे, शाम के 7 बजे, और बच्चों शाम के 8 बजे भी 2 क्लास एकदम पूरे शाम 7 और 8 बजे 2 क्लास देंगे। अभी से एग्जाम तक कोई भी विषय में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। शाम के 7 और 8 बजे याद रहे। चलो अगला नंबर सवाल जल्दी से बता दो। 8 बजे हम लाइव आते हैं और 7 बजे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास मिलता है। देखो आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है बच्चों? यहां से 3 टॉपिक से प्रश्न ये बनता है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या है, और आवेश के आयतन घनत्व का मात्रक क्या है। देखो एक चीज आप याद रखोगे, आवेश का रेखीय घनत्व होता क्या है, तो बस याद रखो प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण ही हमारा आवेश का रेखीय घनत्व है। क्या है? प्रति एकांक लंबाई में, तो इससे आप ये लगाओगे प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण, और इसे हम लोग लेमडा द्वारा दर्शा देते हैं। यानी कि सर ये चार्ज है तो कूलम होगा, लंबाई का मीटर, तो सिंपल सा कूलम बटा में मीटर। कहां कुछ परेशानी है? ऑप्शन ए लगा दिए। एक चीज याद रखना, इसे हम लोग लेमडा द्वारा दर्शाते हैं। हमारे साथ 2 बार बोलो, आवेश के रेखीय घनत्व को लेमडा द्वारा दर्शाते हैं, आवेश के रेखीय घनत्व को लेमडा द्वारा दर्शाते हैं। और लेमडा बराबर फॉर्मूला हमने बना दिया प्रति एकांक लंबाई में, डिफिनेशन से फॉर्मूला बन गया। प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं? रैखिक घनत्व, यानी कि लेमडा कह देते हैं। तो देखो यहाँ Q है मतलब आवेश है, तो आवेश का मात्रक कूलम है, लंबाई का मीटर है तो कूलम बटा मीटर हो गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कूलम मीटर इनवर्स लिखते हैं, तो एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगा पाओगे। ओके, चलो नेक्स्ट बता दो। आवेश का पृष्ठ घनत्व ही होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, अब आप बताओ। तो हमने क्या बताया इसके लिए, ये है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में क्या होगा बच्चों? प्रति एकांक क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल एरिया हो गया ना बच्चों, बोलो एरिया।
अगर ये हो गया तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को इसे हम लोग सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं। हमारे साथ बोलो, आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं। और यह बच्चों जानते हो यह एक अदिश राशि है। क्या है? मतलब सर पृष्ठ घनत्व भी अदिश है, रैखिक घनत्व भी अदिश है और आयतन घनत्व भी अदिश है। तो ये लास्ट में हम आपको बता दे रहे हैं। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, चार्ज है कूलम होगा बट्टा में एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। देखो ये रहा हमारा पृष्ठ घनत्व का, इसे याद रख लो। और सूचित वाला सिग्मा कौन सा? सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं पृष्ठ घनत्व को। यह एक अदिश राशि है और ये हमारा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? तो क्लास को लाइक कर दोगे तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चे बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो बच्चों एक बार क्लास को जरूर लाइक करिएगा। ओके चलो नेक्स्ट बता दो आप लोग। 6 नंबर सवाल है, ये भी आसान है। देखो प्रश्न क्या है, आवेश के आयतन घनत्व का। तो हमने बच्चों तीनों बता दिए, तीनों का मैं एक जगह दे देता हूं, आप लोग याद रखोगे। देखो एक हमने क्या बताया, एक हमने ये बताया कि रैखिक घनत्व। क्या बताया बच्चों? रैखिक वाला बताया। दूसरा कौन सा घनत्व बताया? पृष्ठ घनत्व बताया। और तीसरा वाला कौन बताने जा रहा हूं बच्चों? आयतन घनत्व बताने जा रहा हूं। देखो हमने इसका मात्रा क्या बताया था? कूलम प्रति मीटर बताया था। इसका मात्रा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर बताया और इसका मात्रा कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो ये मैं बता दे रहा हूं। आयतन घनत्व को हम लोग रो द्वारा दर्शाते हैं और रो बराबर क्यू बटा में भी होता है, यानी कि प्रति एकांक आयतन में आवेश का परिमाण आवेश का आयतन घनत्व कहलाता है। यहां से करते हो तो ये चार्ज का कूलम हो जाएगा और ये हमारा वोल्ट का वोल्ट रह गया। अब देखो वोल्ट नहीं है सर, आयतन है, तो आयतन का आयतन रखो। अब देखो यहां से करोगे तो कूलम प्रति वोल्ट ऐसे भी आप लिख सकते हो, तो हम वोल्ट नहीं सर, यहाँ पे आयतन का मात्रा क्या होगा? मीटर क्यूब हो जाता है। तो ये वाला बात है क्या? बिल्कुल बच्चों, क्योंकि कूलम है तो यहाँ पे भी आप मीटर ही दो तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारा आयतन का मात्रा क्या होगा? मीटर क्यूब हो जाता है। ऊपर करके लिख दिए इसको, तो ये हो गया। तो आप लगा रहे हो सर ये मात्रक हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो आप याद रखोगे। तो चलो एक चीज मैं बता दे रहा हूं जो कि हमने बताया था कि वो नीचे बताएंगे, तो यहाँ पे मैं बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना रैखिक पृष्ठ और आयतन, ये तीनों कौन सी राशि है बच्चों? ये तीनों अदिश राशि है। मतलब इसमें दिशा नहीं है, केवल परिमाण है। ओके, जिसमें परिमाण की आवश्यकता है और दिशा नहीं है वो हमारा अदिश राशि है। तो ये तीनों के तीनों क्या है? अदिश राशि है बच्चों। ओके चलो आंसर लगाते चलो, जिससे कि आपको क्लास में प्रश्न याद हो जाएगा। चलो बताओ जल्दी से, निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? यहाँ प्रश्न कई घुमा फिरा के पूछता है बच्चों। एक बार पूछा था कि परावैद्युत स्थिरांक, क्या पूछा था बच्चों? ध्यान से देखो, एक बार पूछा था परावैद्युत स्थिरांक। क्या पूछा था बच्चों? यहाँ पे परावैद्युत स्थिरांक तो दिया गया, परावैद्युत सामर्थ्य पूछा गया था। तो आप याद रखो परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। आप ये बताओ पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है वो कितना होता है? तो सर पानी का तो 80 होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है, पता है कि नहीं? पानी का 80 होता है। इसी प्रकार से बेंजीन का कितना होता है? बेंजीन का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? साथी आप बता के चलते हो 2.3 होता है सर, एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। वायु का कितना होता है? देखो वायु का जब आप लगा पाओगे 1.1.00059 होता है। तो आपसे घुमा के कैसे पूछेगा सर? ये तो बताया ही नहीं। आपसे पूछेगा वायु का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, ये तो सर स्थिरांक बताया है आपने, लेकिन यहाँ पे सामर्थ्य पूछ दिया गया है। तो वायु का परावैद्युत सामर्थ्य अलग होता है 3 गुणा 10⁻6। ये वायु का परावैद्युत सामर्थ्य है बच्चों, स्थिरांक नहीं है। वायु का परावैद्युत स्थिरांक 1.0059 होता है, जबकि स्थिरांक 3 × 10⁻6, और ये इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो बच्चों यहाँ पे ऐसे करके मात्रक भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, याद रहेगा ना। निर्वात का कितना होगा? स्थिरांक पूछा है, घबराना नहीं है। निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक आपसे पूछ दिया गया, तो कितना लगाओगे सर? 1 होता है। अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, निर्वात का ये क्या होगा बच्चों? तो आप लगा के चलोगे सर अनंत होता है। निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य
सामर्थ्य अनंत होता है जबकि स्थिरांक 1 होता है। बच्चे समझ में आ रहा है? यस नो आप बताओगे हमें, जिससे कि मैं और भी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके चलो नेक्स्ट बताते चलो आप लोग क्या होगा। 8 नंबर सवाल, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? बड़ा आसान सा टॉपिक है बच्चों, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? आपको ये याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि मात्रक इसका क्या होता है। तो एक मात्रक हमारा वोल्ट होता है, जिसे हम लोग V के द्वारा दर्शाते हैं, और V बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? W/Q होता है। यहाँ से हमारा कार्य का क्या होगा? जूल होगा, चार्ज का कूलम होगा। यानी कि आप कहोगे जूल बटा में कूलम हो जाएगा। ये इसका मात्रक तो ये निकल गया, और दूसरा मात्रक तो सर आपने वोल्ट बता दिया, यानी कि ये भी सही है। तो उपरोक्त A और B दोनों सही है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर अगर इसका विमीय सूत्र पूछेगा तो क्या लगाएंगे? यहाँ पे हम W/Q लिखे हैं, तो आप ये याद रखो, ये W है मतलब कार्य है, कार्य का विमा होता है ml2 और T इनवर्स 2 होता है। अब बट्टा में Q का क्या बताए थे? आवेश का विमा क्या होता है बच्चों? ये बताओ तो जल्दी से, आवेश का विमा क्या होता है? आवेश का AT होता है सर, तो यहाँ पे आप AT लिखोगे। अब इसी को ऊपर करके लिख दो, M है ऊपर में M लिखो, L है 2 है तो L2 दे दो। देखो A है नीचे में, A ऊपर में नहीं है, तो यहाँ पे पहले T देखो, T है ऊपर में तो T 2 माइनस में है, ये भी जाएगा तो माइनस में जुड़ जाएगा, मतलब ये हमारा T-3 होगा। A है कुछ नहीं है ऊपर में, A नहीं है तो ऊपर में ये जाएगा तो माइनस इसमें लग जाएगा। देखो ये हमारा विद्युत विभव का विमीय सूत्र हो गया बच्चों, एग्जाम में आएगा। विद्युत विभव का विमीय सूत्र लिखो तो आपको लिखना पड़ेगा, तो ये वाला बात आपका सही हो जाएगा। तो अलग से क्या बताए, ये बात आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये तो याद रखना। एक चीज और याद रख लो कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है, ये भी एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है, तो इसको भी ध्यान में रखना। और भी बता दूं क्या? चलो एक चीज और याद रख लो कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों? हमारे साथ बोलो, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। समझ में आ रहा है ना? तो बताते चलना, इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। धातुओं का परावैद्युतांक बच्चों अनंत होता है। याद रहे, धातु का परावैद्युतांक पूछे या फिर परावैद्युत स्थिरांक पूछे, वो सेम है, अनंत है, लेकिन सामर्थ्य सेम नहीं होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, प्रश्न आपके सामने है, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? विभव मापी है ना हमारे साथ बच्चों। देखो हम लोग धारा को किस में मापते हैं सर? एम्पियर में मापते हैं। प्रतिरोध को किस में मापते हैं सर? ओम में मापते हैं। विभवांतर को हम लोग ये विभव मापी में मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके तो इनमें से सभी आपको नहीं लगाना है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विभव मापी से हम लोग विभवांतर को मापते हैं। समझ में आ रहा है? 10 नंबर सवाल का जवाब आप भी लगा पा रहे हो सर, बिल्कुल सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, जल्दी से बता दो, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? यहाँ दो तरीके से ये प्रश्न पूछा गया बच्चों को भटकाने के लिए। बच्चों अगर जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है उसका कुल प्रतिरोध पूछे तो घटता है, लेकिन जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसकी माप सीमा पूछेगा, उसकी माप सीमा भी पूछता है। माप सीमा क्या होगा बच्चों? माप सीमा इसका बढ़ता है, आपको याद रखना है। माप सीमा क्या होता है? बढ़ता है, ये ध्यान में रखना है आपको। ओके चलो नेक्स्ट बता दो आप लोग, 12 नंबर सवाल है। ये प्रश्न आप गलत नहीं करोगे क्योंकि ट्रिक बता चुका है हमने। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में हरे रंग के कोड का मान बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों क्या होगा? तो हमने बताया है बीबी रॉय जीबी, बीबी रॉय और जीबी, मतलब बीबी सर जीबी के लिए रो रही है ना, बस सिंपल सा बात है। आप यहाँ लिखोगे 0 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। किसके लिए पूछा है? हरा। अब हरा का अंग्रेजी नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो ग्रीन मतलब हरा होता है। इन द कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस इन द वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर, ग्रीन तो एक ही है सर, 5 हो जाएगा। और ये आपने ऊपर हमें बता दिया था, गलत नहीं होगा, एकदम नहीं होगा ना गलत बच्चों, एकदम रट लो। क्या हो जाएगा? बीबी रॉय जीबी, इतना को रट लोगे ना। अच्छा इसके अलावा आपसे ये भी पूछेगा, क्या
पूछेगा सर आप बता दोगे तभी तो हम याद रखेंगे ना। ऐसे और भी रंग होता है, जैसे सफेद रंग के लिए भी एग्जाम में पूछ देता है, तो ये सब बात आप याद रखना। ओके, चलो आगे चल के हम बता देंगे, क्योंकि ये प्रश्न शायद हमने एक और ऐड किया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो यहीं पे बता देंगे तो क्या हो जाएगा, बैगनी के लिए पूछता है आपसे, ग्रे के लिए पूछता है आपसे, सफेद के लिए पूछता है। बैगनी के लिए 7 होगा, ग्रे के लिए 8 होगा, सफेद के लिए 9 होगा। तो क्या बच्चों इतना याद रख लोगे? ये तीनों देखो, ये तो ट्रिक हमारा बन ही गया, 6 तक का ट्रिक बन गया, बीबी रोए जीबी। लेकिन बैगनी के लिए अलग होता है, जिसे वॉयलेट कहते हो, ग्रे हो गया और ये व्हाइट हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल जल्दी से बताओ। 13 नंबर सवाल है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? जो विद्युत विभव की होती है, यानी कि वोल्ट हो जाएगा। तो इसका विमा भी सेम होगा। अगर पूछे विद्युत वाहक बल और विद्युत विभव दोनों का विमीय सूत्र सेम होता, अलग से आपको रटना नहीं है। जिस प्रकार मात्रक भी इसका क्या है, मात्रक भी हमारा सेम है। कौन सा होगा सर? वोल्ट हो जाता है। मात्रक भी इसका सेम है, वोल्ट कहते हैं इसे। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब आप बताओगे, जल्दी से बताओ। परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है। परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अलग से समझा दे क्या? चलो यहाँ पे प्रतिरोध का इसे लाइन खींचो। और आप लोगों ने पढ़ा होगा सर, प्रतिरोध यानी कि R बराबर V बटा में I पढ़े हो ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से पूछेगा अगर R प्रतिरोध है तो इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो यहाँ पे लिखोगे 1 ओम बराबर, यहाँ पे V है सर तो V लिखोगे, धारा है तो ऊपर में एम्पियर लिख दो, एम्पियर यानी कि 1 VA इनवर्स हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि 1 ओम बराबर कितना वोल्ट पर एम्पियर होगा, तो ये हमारा 1 वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा। ये एक बन गया। अब देखो इसका विमीय सूत्र भी बनेगा, तो यहां से देखो, इधर से यहां करो। और विद्युत विभव का हमने ऊपर बताया था, क्या बताया था? ML2 T माइनस का 3 बताए थे और A माइनस 1 बताए थे, यही बताए थे। और नीचे में धारा है, तो धारा को हम लोग A लिखते हैं, मतलब एम्पियर लिखते हैं, तो इसका कोई विमा ऐसे करके A हो जाएगा विमा। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि धारा का विमा क्या होगा, धारा का विमा क्या होगा, तो आप लिखोगे सिर्फ A होता है। क्या होता है? A होता है। ओके, चलो देखो अब इसको ऊपर कर लो। ML2 है, इसको तो सेम लिखोगे, ML2 हो गया। T नीचे नहीं है तो T भी माइनस का 3 आप सेम लिख दो। उसके बाद A इनवर्स है और ये है, तो यहाँ ऊपर करोगे तो A माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये लिख दो कि सर प्रतिरोध का विमीय सूत्र तो निकल गया। बस यही इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला तो याद रखने वाली चीजें हैं जो आपने 10th में भी पढ़ा है। ओके, परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को तापक्रम में बदलेगा, वो प्रतिरोध होता है। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब आप बताओगे। 15 नंबर सवाल देखो, प्रश्न है कि विद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या है? बच्चा पार्टी ये प्रश्न आप नहीं बनाओगे क्या? सर विमीय सूत्र आ गया, अब क्या करे? कुछ नहीं करो, देखो कैसे बनेगा। विद्युत धारिता के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे? नहीं भूले हो ना? ऊपर बताए हैं, क्या बताए थे? C बराबर Q बटा में V बताए थे, यही बताए थे ना। अब देखो आवेश का क्या बताए थे? विमा AT बताए थे। और ये विद्युत विभव का वोल्ट होता है ना, क्या बताए ऊपर अभी जस्ट? ML2 T माइनस का 3 बताए और ये A माइनस का 1 बताए, यही बताए ना। तो इसको ऊपर कर लो, ऊपर तो करना है। तो यहाँ देखो इसको ऊपर करेंगे तो ये अगर नीचे है ऊपर करेंगे तो माइनस लग जाएगा, M माइनस का 1 लगेगा। L है ऊपर में, L नहीं है तो इसको ऊपर कर लो, L का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। फिर T है, T माइनस का 3 है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। और एक T प्लस में पहले से खा रहा है कि आओ भाई आपका ही इंतजार है, तो T यहाँ पे 4 गो पुरा दो, ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो 3 1 4 हो जाएगा। अब देखो ये A माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये भी ऊपर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो A कितना हो जाएगा? 1 1 2 हो जाएगा, तो A 2 हो जाएगा। तो मिलाओ कहीं पे, ये मिलता है क्या? M इनवर्स L इनवर्स 2 T4 A2 कहीं पे मिलता है, तो सर ऑप्शन C में हमें मिल रहा है और यही हो जाएगा। अच्छा, धारिता का मात्रक क्या बताए थे बच्चों? इनका मात्रक हमने कुछ बताया था क्या? इनका मात्रक हमने तो बता चुका है कि सर इनका मात्रक फैराड होता है, बताए थे ना बच्चों, भूलना नहीं। चलो अगला बता दो क्या होगा। 15 ये हमारा ये विद्या आनंद आपका चैनल रहा और आपके सामने प्रदीप सर हैं। अगर आप इन्हें लाइक करना चाहते हो तो जरूर करना बच्चा पार्टी, क्योंकि ये डेली क्लास आपका शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे 2 क्लास होगी और आपको डेली ज्वाइन करना है। इसलिए सब्सक्राइब करोगे तभी तो आप हमारे साथ जुड़ पाओगे ना, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार क्लास को सभी साथी लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि हमें पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। ओके, तो सभी बच्चे एक बार
लाइक कर लीजिएगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आ भी चुका है, जिससे कि हम देरी नहीं करते हैं बच्चों। देखो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? सर इसका तो हम नहीं जानते किसका मात्रक है। आओ देखो, आपने पढ़ा है आवेश के लिए क्या पढ़ा था? Q बराबर IT पढ़े थे ना। आवेश के लिए Q बराबर क्या पढ़े थे बच्चों? IT पढ़े थे। यहीं से तो हमने धारा का एम्पियर बताया था और टाइम का टाइम यानी कि इसका वीमा AT निकला था। तो यहाँ धारा है बच्चों, तो धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक सर, धारा का मात्रक बच्चों क्या होगा? एम्पियर हो जाएगा। और गुना में समय है तो समय में हम क्या लिखेंगे? एम्पियर। समय का घंटा लिख दो, एम्पियर घंटा। किसका मात्रक होगा? Q का। Q क्या है सर? Q क्या है? Q है हमारा आवेश, और आवेश का तो होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? यस नो बताओ। चलो नेक्स्ट बता दो 17 नंबर सवाल का जवाब, जल्दी से बताओ आप लोग। ये रहा, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अच्छा विषुवत रेखा पर पूछे तो क्या लगाओगे? विषुवत रेखा पर नमन कोण बच्चों, विषुवत रेखा पर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो वो हमारा 0 डिग्री होगा। विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होगा और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों बात आप याद रखना। ओके चलो नेक्स्ट बता दो आप लोग। 18 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? VVI क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे बच्चों? ये आप बताओ जल्दी से। तो ये फैराडे साहब थे। इसके संदर्भ में क्या आ सकता है बच्चों की बेंजीन की खोज किसने बच्चों? बेंजीन की खोज किसने की थी? ये एग्जाम में आएगा। या फिर आपसे ये पूछेगा विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे? विद्युत अपघटन के नियम, विद्युत अपघटन के बच्चों नियम किसने दिए थे? एग्जाम में आ सकता है, तो आप लगाओगे ना बच्चों। उसके बाद आपके सामने विद्युत चुंबकीय प्रेरण तो दिया गया है, और इसको जो खोजा गया था बच्चों, ये कब खोजा था? तो 1831 ईस्वी में खोजा था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को खोजा कब गया था बच्चों? 1831 ईस्वी में। ये बात आप याद रखोगे। अच्छा बेंजीन की खोज कब किया था? 1825 ईस्वी में बेंजीन को खोजा था बच्चों। किसने? फैराडे साहब ने। और विद्युत अपघटन के नियम कब दिया गया था? 1833 ईस्वी में दिया गया था। ये तीनों याद रखोगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को खोजा था, बेंजीन को खोजा था, और विद्युत अपघटन के नियम दिए थे, जो कि 2 नियम था। केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना बच्चों, विद्युत अपघटन के 2 नियम है, जो कि फैराडे साहब का नियम है। एक तो आपने पढ़ा होगा M बराबर कौन सा? ZCT। छोड़ो ये केमिस्ट्री है, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। तो बस इतना याद रखोगे कि हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण आए, बेंजीन की खोज आए, या फिर विद्युत अपघटन के नियम आए, ये तीनों जो है ये फैराडे साहब का है। ओके चलो नेक्स्ट बता दो आप लोग क्या होगा। 19 नंबर सवाल है, 1 हेनरी बराबर क्या होता है? 1 हेनरी बराबर बच्चों पहले आपसे ये पूछेगा, क्या पूछेगा? स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा? या फिर ये पूछेगा अन्योन्य, बच्चों क्या पूछेगा? अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक आपसे पूछेगा। ये दोनों का मात्रक जो होगा ना बच्चा, वो हेनरी होता है। और 1 हेनरी बराबर जो होगा वो 1000 मिली हेनरी होता है। और 1000 को ही हम लोग 10⁻³ मिली हेनरी लिख देते हैं, यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बताओ कोई दिक्कत? प्रेरकत्व आए, स्व प्रेरकत्व आए, अन्योन्य प्रेरकत्व आए, तीनों का मात्रक हेनरी हो जाता है। ओके चलो नेक्स्ट बताओ बच्चा पार्टी। आप लोग क्लास को लाइक करते चलना और 8 बजे तैयार रहना। 8 बजे कितना बजे बच्चा पार्टी? 8 बजे आ रहे हैं हम हिंदी लेके, तो हिंदी का क्लास भी करना है। ओके चलो हिंदी में तो भाई गर्दा हो रहोगे, क्योंकि हिंदी पढ़े हो ना। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के जिस प्रकार से यहाँ पे समझाते जा रहे हैं, इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट में हम आपका डाउट क्लियर करते चलेंगे। क्लास के अलावा कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। इसी तरह आपसे पूछेगा ध्वनि तरंगों की प्रकृति। क्या पूछेगा बच्चों? एग्जाम में आता है ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति आपको बस याद रखना है कि सर अनुदैर्ध्य
अनुदैर्ध्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। या फिर ये पूछेगा प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ ही लगाना है। सिर्फ ध्वनि वाला याद रखो, अनुदैर्ध्य। ध्वनि अनु अनु देखो, अनुदैर्ध्य ध्वनि मिलता जुलता है ना, बस याद रख लो। ओके, चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। 21 नंबर सवाल है, विस्थापन धारा का मात्रक क्या होगा? जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताओ। विस्थापन धारा का जो आखिरकार मात्रक होगा वो क्या होगा? कोई भी धारा हो, या फिर यानी कि विद्युत धारा हो, विस्थापन धारा हो, संवहन धारा हो, प्रेरित धारा हो, या फिर प्रत्यावर्ती धारा हो, कोई भी धारा हो बच्चों, इसका मात्रक आप एम्पियर लगा के चलते हो। क्या लगा के चलोगे बच्चों? एम्पियर लगा के चलोगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, और धारा का हमने विमा भी बता दिया कि ए होता है। चलो नेक्स्ट बता दो आप लोग कि निम्नलिखित में किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? यहाँ पे कम को पढ़ो, सबसे कम आप एक याद रख लो, VIBGYOR याद रखो। देखो ये रेड है, ये वायलेट यानी कि बैगनी है। अगर इसमें प्रतिरोध हो बच्चों, इसका प्रतिरोध पूछे तो प्रतिरोध यहाँ पे देखो, पहले हमारा बैगनी है तो इसका तरंगदैर्ध्य पूछेगा, एग्जाम में आएगा तो आपको देखो यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। इसका तरंगदैर्ध्य पूछेगा, इसका भी सर तरंग, यहाँ भी तरंगदैर्ध्य ही पूछेगा, मानो दोनों का तरंगदैर्ध्य ही पूछेगा। इसका तरंगदैर्ध्य बच्चों क्या होगा? कम होता है। लाल वाला का क्या होगा? अधिक होता है। फिर विचलन पूछेगा तो इसका उल्टा याद रख लो, जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक है उसका विचलन कम होगा। यानी कि अगर लाल का तरंगदैर्ध्य अधिक है तो इसका विचलन कम होगा, अगर बैगनी का तरंगदैर्ध्य कम है तो इसका विचलन अधिक होगा। तो निम्नलिखित में किसका तरंगदैर्ध्य कम है? तो ये बैगनी का, तो बैगनी वाला ऑप्शन ए में दिया गया है, बस याद रख लो। चलो नेक्स्ट बता दो आप लोग क्या होगा। 23 नंबर सवाल है, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए, यह किसका आवश्यक शर्त है? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। कैसे सर? देखो आपसे एग्जाम में 2 नंबर में ऐसा पूछा है क्या कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके लिए आवश्यक शर्तों को लिखे। आया है कि नहीं बताओ एक बार कमेंट करके। अगर नहीं देखे हो तो क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखना आप, कितना बार आया हुआ है कि प्रकाश के आवश्यक, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखे। इसके लिए 2 आवश्यक शर्त होता है, जो कि पहला हमारा यही हो जाता है कि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए, और दूसरा जो आवश्यक शर्त होता है वो है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये 2 ही आवश्यक शर्त है जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या बताया हमने कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2 आवश्यक शर्त है। पहला है प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए, और दूसरा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। हमारे साथ बोलते चलोगे तो बच्चों गारंटी है कि याद हो जाएगा। अगर फिर ध्यान कहीं और है, क्लास कर रहे हो, तो फिर कभी याद नहीं होगा। ओके, चलो ये तो मैं अच्छे से बता दिया आपको। चलो नेक्स्ट बताओ। 24 नंबर सवाल है, अभिसारी लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं, जबकि बच्चों अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी। क्या होगा बच्चों? अपसारी लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं, और अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। यहां से भी एक प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा ध्यान में। ओके, चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या होगा। उत्तल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष के निवारण में होता है? एकदम नया नया प्रश्न है, आपको आंसर बताते चलना है। देखो उत्तल लेंस का उपयोग, यहां से 4 प्रश्न बनता है, याद रखो। पहले हमारा ए वाला यानी कि निकट दृष्टि दोष को ऐसे ले चलो सर तीर। निकट दृष्टि दोष के निवारण में हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। किनका बच्चों? हमारे साथ बोलो। निकट दृष्टि दोष का यूज जो होता है, निकट दृष्टि दोष में निवारण के लिए अवतल लेंस का यूज होता है। फिर आएगा दीर्घ दृष्टि दोष, तो यहाँ से तीर खींच के यहाँ कर दो। इसके लिए हमारा उत्तल लेंस होता है यूज के लिए। उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष बच्चों बाइफोकल लेंस
होता है या फिर द्विफोकल कहते हैं, तो आप याद रखना बाईफोकल लेंस होता है। उसके बाद हमारा अबिंदुकता दो बच्चों ये जो होता है, अरे भैया तोतला बन गई क्या, देखो अबिंदुकता जो होता है इसमें हमारा बेलनाकार लेंस होता है। कौन सा? बेलनाकार लेंस का यूज होता है। देखो 4 प्रश्न बनाना, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस हो गया, जरा दृष्टि दोष बाइफोकल लेंस जिसे हिंदी में द्विफोकल लेंस कहते हैं, और अबिंदुकता को दूर बेलनाकार लेंस कर देता है। तो यहाँ पे है कि उत्तल लेंस का उपयोग किसके निवारण में? तीर के सीधे चलो भाई, कहाँ पे रुका है? दीर्घ दृष्टि दोष, तो यही वाला तो बात करेक्ट है, बस याद रख लो हो जाएगा काम। चलो नेक्स्ट वाला बता दो, अलग से बताए वो तो याद रखना ही है भाई, एकदम याद रखना है। देखो प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष बच्चों दूरी का मात्रक है। और लास्ट में बताएंगे आपको टेस्ट कहाँ देना है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, जो कि बिल्कुल फ्री टेस्ट होता है। देखो ये दूरी का हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहां से बनने वाले प्रश्नों को बात करो, सर प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि एक वर्ष में, क्या बच्चों? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा, याद रखो, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में बच्चों तय की गई दूरी होता है, तय की गई हमारा ये दूरी होता है जो कि प्रकाश वर्ष होता है, एक प्रकाश वर्ष। और इसका मान क्या होता है प्रकाश वर्ष का? बच्चों यहाँ पे याद रखना, प्रकाश वर्ष का मान आप याद रखोगे 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। अच्छा ये बताओ बच्चों, प्रकाश की चाल क्या है? प्रकाश की चाल क्या होती है ये बताओगे क्या? सर सबको पता है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये सबको पता है बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ये वो बात है कि प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। और ये याद रखो, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है, और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। हो गया ना, प्रश्न बन गया ना। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या होगा। 27 नंबर सवाल है, किसी परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? मानो ये कोई नाभिक है, और ये देखो ये कोई परमाणु है हमारा, मानो ये है, इसके अंदर ये नाभिक है जो कि P+N से बना है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। किससे बना है बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है, अगर ये बच्चों परमाणु है, ये क्या है अभी हमने जस्ट क्या बताया, ये अगर परमाणु है तो इसका आकार क्या होता है? 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है, और 1 एंगस्ट्रम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है बच्चों, पता है ना। अगर ये नाभिक है बच्चों, अभी जस्ट हमने बताया कि ये क्या है, ये नाभिक है, तो नाभिक जो होता है 1 फर्मी के बराबर होता है, जो कि 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। यानी कि याद रखो, नाभिक की त्रिज्या की कोटि 10⁻⁻15 होती है, जबकि परमाणु का आकार जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। दोनों याद रखोगे, याद रहे। पूछेगा परमाणु का आकार जो होता है वो किस में होता है? एंगस्ट्रम में होता है, जो कि 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। एकदम समझ में आ रहा है बच्चों। एग्जामिनर कहीं भी घुमा के पूछेगा, बस आपको सचेत रहना है और एकदम ध्यान से चीजों को करना है। चलो नेक्स्ट बताओ, 28 नंबर सवाल है कि अल्फा कण क्या है? अल्फा कण जो होता है बच्चों, ऐसे करके अल्फा कण, या फिर इसे हम ऐसे करके लिखते हैं, हीलियम का लिखते हैं, 4 का द्रव्यमान हुआ और 2 इसमें परमाणु हो गया, तो या फिर इसमें न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो या फिर अल्फा कहो, या फिर ये हमारा हो जाता है हीलियम का नाभिक। हीलियम है ना, तो ये हीलियम का नाभिक होता है बच्चों। इसमें पूछेगा कि हीलियम का, आप ये बताओ कि हीलियम में द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा, ये हमारा द्रव्यमान है, और ये क्या है बच्चों? परमाणु है। जानते हो ना, ये परमाणु है, मतलब परमाणु है, भूल मत जाना बच्चों, एग्जाम में आएगा। तो इसमें न्यूट्रॉन पूछेगा, तो द्रव्यमान में से परमाणु घटा देना, 4 में से 2 हो गया, 2 बचा, ये न्यूट्रॉन हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो, प्रश्न है 29 नंबर सवाल,
बताओ नाभिक का घनत्व क्या होता है। नाभिक का घनत्व सिंपल सा है, क्या है सर, सिंपल सा है कि द्रव्यमान बटा में आयतन करोगे। द्रव्यमान द्रव्यमान बटा में आप आयतन करोगे, आयतन कर दोगे। सर किसका द्रव्यमान और किसका आयतन, नाभिक का द्रव्यमान बटा में नाभिक का आयतन। समझ में आया। अब देखो द्रव्यमान का मात्रक आप किलो में लेते हो क्या, किलो, और बटा में आयतन को मीटर क्यूब लिख देते हो, यानी कि इसका मात्रक तो सर हमें पता चल गया कि ये मात्रक हो जाएगा। तो ये तो लगता है कि ये तो सब में मात्रक दिया गया, फिर भी सर हम कंफ्यूज है, तो इसका मान तो याद रखना पड़ेगा 2.29 गुना 10⁻17, और ये वाला मात्रक यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आया बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। वोल्टेज को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, प्रवर्धक कहते हैं। वोल्टेज को बढ़ाने वाले यंत्र को प्रवर्धक कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो हमारे साथ, प्रवर्धक कहते हैं। चलो क्लास को लाइक तो कर दियो ना बच्चा पार्टी, देखो जल्दी से कर दो। किसी अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान कितना होता है, बताओ। ऋणात्मक में होता है क्या, किसी अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। ओके चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, क्या होगा, समझ में तो आ रहा होगा ये मैं उम्मीद करता हूं। देखो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होती है, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, अगर आपको बच्चों न्यूट्रॉन निकालना है तो बराबर में क्या करो, द्रव्यमान में से किसको घटाओगे, ये आप बताओ जल्दी से, किसको किसको घटाते हैं ये आप हमें जल्दी से बताओ। 32 नंबर सवाल है। सर द्रव्यमान में से हम क्या घटाते हैं, द्रव्यमान संख्या में से हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या को घटा देते हैं, यानी कि n बराबर क्या होगा, a माइनस का z होगा। ये फॉर्मूला याद रख लो, a माइनस का z ऑप्शन बी में दे दिया गया है। किस में दिया गया है बच्चों, आप बी लगा के चलते हो कि सर a माइनस का z होगा, और आप बी लगा पा रहे हो, तो यही आपका सही हो जाएगा। ओके बच्चों, एक चीज और भी पूछेगा कि इसमें आप ये बता दो कि न्यूट्रॉन कितना होगा। तो अगर इसमें से घटा पा रहे, जैसे हीलियम का अपने ऊपर बताया ना, 4 है 2 है, मतलब ये द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान में से क्या घटाओगे, द्रव्यमान में से आप घटाओगे परमाणु के, तो 4 माइनस 2 गया, 2 बचेगा, और ये हमारा क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। यही बात हमने बताया, ऊपर वाला द्रव्यमान है, नीचे वाला परमाणु है, और परमाणु का संख्या प्रोटॉन का संख्या होता है। पूछेगा इसमें प्रोटॉन कौन है, तो नीचे वाला प्रोटॉन होगा जो कि परमाणु संख्या होता है। द्रव्यमान संख्या ये हुआ, और न्यूट्रॉन जो दोनों का अंतर होगा वो न्यूट्रॉन हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट बता दो आप लोग। 33 नंबर सवाल है, बताओ एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। एक पदार्थ है जिनकी चालकता अगर आप ताप बढ़ा पा रहे हो तो वो बढ़ती है, तो वो अर्धचालक है। चालक वाला ऑप्शन नंबर कौन सा, अर्धचालक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक पदार्थ जिनकी चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है तो वो पदार्थ अर्धचालक हो जाएगा। ओके चलो अगला बताओ आप लोग, क्या होगा, संकीर्णन का मापन किस में होता है। पिछले बार पूछा गया था कि क्षीणता को किस में मापते हैं। क्षीणता बच्चों ये एग्जाम में पूछा गया है, क्षीणता पूछेगा, या फिर अलग से ये पूछेगा, क्या पूछेगा सर, ध्वनि की तीव्रता आ सकता है कि एग्जाम में ध्वनि की तीव्रता, ये सब आप डेसिबल में मापते हो। किसमें बच्चों, डेसिबल में मापते हो, तो ऑप्शन बी लगाओ। संकीर्णन पूछे, क्षीणता पूछे, ध्वनि की तीव्रता पूछे, आप डेसिबल लगा के आ जाना। ओके और आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने है कि मूल गेट कौन सा है, और आसान सा सवाल है, द बेसिक गेट इज कौन सा। तो सर मूल गेट जो होता है ना वो एंड और नोट होता है। इसके लिए ज्यादातर बूलियन व्यंजक आता है। क्या आता है बच्चों, बूलियन व्यंजक आ जाता है एग्जाम में। अगर आपसे एंड गेट के लिए पूछे, अगर आपसे और गेट के लिए पूछे, अगर आपसे नोट गेट के लिए पूछे, अगर आपसे नैंड गेट के लिए पूछे, अगर आपसे नोर गेट के लिए पूछे, ये सब आता है। एंड के लिए a इंटू बी बराबर y होता है, और के लिए जोड़ याद रखो a प्लस बी बराबर y होता है, नोट के लिए अगर a है तो बराबर में a नोट लगा दो। नेंड है बच्चों, तो देखो एंड से हमारा नेंड बना है, कैसे सर, अगर हम एंड प्लस में नोट करते हैं तो ये हमारा नेंड बनता है। तो एंड का क्या होगा, a इंटू बी बराबर y लिख दो, पहले a इंटू बी बराबर y लिखो। अगर नोट लगाना है तो ऐसे ऊपर में बार
लगा दो। अब इसी प्रकार से नोड है तो नोड में ओर से मिलके ये नोड बना है, तो ओर का क्या बताए, देखो ओर वाला में a प्लस बी बराबर y बताए, और नोड है तो ऊपर में ऐसे करके बार लगा दो तो आपका काम बन जाएगा। ओके, तो बच्चों याद रहे एंड गेट के लिए a इंटू बी बराबर y, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है। और के लिए a प्लस बी बराबर y होगा, नोट के लिए a है तो a नोट होगा, नेंड के लिए a इंटू बी बराबर y, लेकिन ऊपर में बार लगेगा ऐसे करके। ओके, चलो ये आपका सही हो जाएगा, आप याद रखोगे। ओके जी, अब हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। आपका ये प्यारा सा चैनल विद्या आनंद है बच्चों, आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। और हाँ, 8 बजे आज तैयार रहिएगा हिंदी के क्लास के लिए। कितने बजे बच्चों, 8 बजे तैयार रहिएगा हिंदी का क्लास, वो भी मोस्ट 50 ऑब्जेक्टिव लाएंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो सभी साथी 8 बजे तैयार रहिएगा। एक बार इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और बच्चा पार्टी, अगर आप हमारे द्वारा तैयार नोट्स लेना चाहते हो, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का हमने खुद बनाया है, जो एग्जाम में अगर आप देखो एक सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स हो तो उसमें हम 50 से 60 सब्जेक्टिव देंगे और 300 ऑब्जेक्टिव देंगे, और एग्जाम में उसी से आ जाता है। तो आप लोग इसी प्रकार तीनों सब्जेक्ट में दे देंगे। आप लोग कॉल कर लीजिएगा, इसका चार्ज मात्र 299 रखा गया है। कॉल करिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे कि सर हमें 299 वाला नोट्स लेना है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। ये तीनों सब्जेक्ट आपको 299 में मिलेगा, और साथ में हिंदी फ्री हम अपनी तरफ से दे देंगे बच्चों। तो एक बार मैसेज या कॉल कर लीजिएगा, हम आपको जस्ट दे देंगे। आप बोलिएगा कि सर हमें ये वाला नोट्स चाहिए। ओके बच्चों, 8 बजे तैयार रहिएगा हिंदी के क्लास के लिए। आपका इंतजार रहेगा, जरूर आइएगा। मिलते हैं फिर।